क्या आपने कभी ये सवाल पूछा है कि सेब की कौन सी वैरायटी आपके ऑर्चर्ड के लिए सही है? कहाँ रॉयल डिलीशियस अच्छा परफॉर्म करता है और कहाँ गाला वैरायटीज अर्ली और ज्यादा मुनाफे वाली साबित होती हैं? और अगर आपने इन वैरायटीज को लगाते हुए कभी ये देखा है कि रंग हल्का रह गया, साइज छोटा रह गया या फ्लावरिंग सही समय पर नहीं हुई, तो हो सकता है आपने वैरायटी की सिलेक्शन से पहले एलिवेशन, चिलिंग आवर्स और पॉलिनाइजिंग ट्रीज जैसे फैक्टर्स को सही से एनालाइज नहीं किया हो। हार्मोनिक रूट्स लेकर आया है आज की ये खास वीडियो। आप ही जैसे कई ऑर्चर्ड ग्रोअर्स की डिमांड पर हम इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल और गाला ग्रुप की उन वैरायटीज की जो नॉर्थ इंडिया के अलग अलग इलाकों में सबसे ज्यादा सफल मानी जाती हैं। हम समझेंगे कि इन वैरायटीज को उगाने के लिए कितनी ऊंचाई और किस तरह की जलवायु जरूरी है, और ये भी जानेंगे कि पॉलिनेशन को सफल बनाने के लिए कौन से पेड़ सबसे अच्छे पॉलिनाइजर माने जाते हैं। अगर आप अपना ऑर्चर्ड दोबारा प्लान कर रहे हैं या किसी नए प्लांटेशन ब्लॉक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रॉयल और गाला से जुड़ी वो बातें जो शायद अब तक सिर्फ अनुभव से ही समझाई जाती थी। अब बात करते हैं रॉयल डिलीशियस ग्रुप की। नॉर्थ इंडिया के हाई एलिवेशन ऑर्चर्ड्स में ये ग्रुप सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला माना जाता है। इस ग्रुप की मूल और सबसे पहले उगाई जाने वाली वैरायटी है ट्रेडिशनल रॉयल डिलीशियस। इसके बाद इसके कई स्पर टाइप म्यूटेशंस सामने आए, जैसे रेड चीफ, ओरेगन स्पर, टॉप रेड और वांस डिलीशियस। इन सभी का जेनेटिक बेस तो रॉयल डिलीशियस ही है, लेकिन समय के साथ इनमें रंग, मैच्योरिटी पीरियड और फ्रूटिंग पैटर्न जैसे सटल बदलाव आए। रॉयल ग्रुप की वैरायटीज तब बेस्ट परफॉर्म करती हैं जब उन्हें प्रॉपर कोल्ड क्लाइमेट और एडिक्वेट चिलिंग सपोर्ट मिले। इनके लिए आइडियल एल्टीट्यूड होता है करीब 6000 से 8000 फीट के बीच। ऐसे इलाकों में सर्दियां कड़ाके की होती हैं और वसंत धीरे धीरे आता है। इससे पेड़ों को करीब 900 से 1200 घंटे तक चिलिंग आवर्स मिलते हैं, जो इन स्पर टाइप एप्पल्स की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, किन्नौर और चंबा जैसे ऊंचे इलाके, कश्मीर घाटी और उत्तराखंड के अपर बेल्ट्स में रॉयल वैरायटीज का कमर्शियल प्लांटेशन पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या रॉयल वैरायटीज को लोअर एलिवेशन में लगाया जा सकता है? टेक्निकली लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिस्क बन जाता है, क्योंकि 5000 फीट से नीचे जैसे जैसे टेम्परेचर माइल्ड होता है, रॉयल का कलर सही डेवलप नहीं हो पाता। फ्रूट का साइज कम रहता है और टेस्ट भी डाइल्यूट हो जाता है। ब्लॉसमिंग का टाइमिंग भी पॉलिनाइजिंग ट्रीज से मिसमैच कर जाता है, जिससे फ्रूट सेट पर सीधा असर पड़ता है। कई बार ग्रोअर्स न्यूट्रिशन या डिजीज को दोष देते हैं, लेकिन असली वजह होती है क्लाइमेट और चिलिंग मिसमैच। रॉयल वैरायटीज तभी अपनी फुल पोटेंशियल देती हैं जब ऑर्चर्ड साउथ फेसिंग स्लोप पर हो, सनलाइट एक्सपोजर भरपूर हो और हवा का फ्लो साफ हो। इसलिए अगर आप रॉयल ग्रुप की किसी वैरायटी को लगाना चाहते हैं, तो पहले ये कंफर्म कर लें कि आपकी साइट की एल्टीट्यूड, चिलिंग आवर्स और क्लाइमेट प्रोफाइल इसके अनुकूल है या नहीं। रॉयल वैरायटीज जहां सिर्फ हाई हिल्स में ग्रो करती हैं, वहीं गाला ग्रुप की वैरायटीज नॉर्थ इंडिया के लो से मिड एलिवेशन इलाकों में अब एक जमीन से जुड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें रॉयल जैसी लंबी चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। 600 से 900 घंटे चिलिंग के बीच ये वैरायटीज अच्छा फ्रूट सेट, अट्रैक्टिव कलरिंग और रिलायबल यील्ड दे सकती है। यही वजह है कि गाला ग्रुप अब उन ग्रोअर्स के लिए मेन फोकस बन रहा है जिनके बागीचे 4500 से 6500 फीट की ऊंचाई पर हैं, जैसे कि सोलन, शिमला बेल्ट के लोअर स्लोप्स, नारकंडा के नीचे की पहाड़ियां, नैनीताल की फुटहिल्स और कुल्लू वैली के निचले हिस्से। गाला का बेस क्लोन था रॉयल गाला, लेकिन समय के साथ इसमें कई कलर और मैच्योरिटी बेस्ड म्यूटेशंस आए, जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ वैरायटीज काफी ट्रस्ट के साथ लगाई जा रही हैं और कुछ नर्सरी प्रमोटर्स द्वारा अग्रेसिवली मार्केट की जा रही है। आज नॉर्थ इंडिया में गाला ग्रुप का क्लोन पूल इतना बड़ा हो चुका है कि हर सीजन एक नया नाम सामने आ ही जाता है। कभी स्ट्राइप्ड कलर को यूएसपी बताया जाता है, तो कभी कॉम्पैक्ट फ्रूटिंग, एक्सपोर्ट सूटेबिलिटी या अर्ली हार्वेस्टिंग को। लेकिन हर नई वैरायटी वास्तव में फील्ड परफॉर्मेंस में कितनी कंसिस्टेंट है, ये बात ग्रोअर्स को खुद समझनी होगी। कई वैरायटीज का प्लांटिंग मटेरियल आजकल इटली और यूरोप से इंपोर्टेड रूट स्टॉक्स पर आधारित है। इन इंपोर्टेड प्लांट्स को हाई क्वालिटी मटेरियल कहकर मार्केट में प्रीमियम पर बेचा जाता है। साथ ही लोकल नर्सरीज भी अब इन वैरायटीज का प्रोपेगेशन करने लगी है। इससे ग्रोअर्स के पास ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन कंफ्यूजन और हाइप भी उतना ही बढ़ गया है।
कई बार वैरायटीज का नाम थोड़ा सा नया रखकर उसे अलग वैरायटी के रूप में पेश किया जाता है, जबकि जेनेटिक बेस वही पुराना रहता है। ग्रोअर्स बिना प्रॉपर ट्रायल किए पूरी प्लांटिंग स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और 2-3 साल बाद जब कलर, फ्रूट साइज या डिजीज रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम होता है क्लाइमेट या स्प्रे मैनेजमेंट पर। ग्रोअर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नया नाम बेस्ट नहीं होता। कभी कभी प्रूवन वैरायटीज ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स, ऑर्चर्ड फीडबैक और मार्केट एक्सेप्टेंस को देखें तो आज नॉर्थ इंडिया के लिए गालर ग्रुप की जो 5 वैरायटीज सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जा रही है वो है गैलेक्सी गालर, फैन प्लस गालर, शेनिको रेड गालर, स्कारलेट गालर और गेल गालर। गैलेक्सी गालर अपने स्मूथ स्ट्राइप्ड रेड फ्रूट और बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर के लिए पसंद की जाती है। फैन प्लस गालर में अट्रैक्टिव अर्ली कलरिंग होती है और हार्वेस्टिंग जुलाई के आखिर में शुरू हो जाती है। शेनिको रेड गालर एक कॉम्पैक्ट और स्लाइटली ड्वार्फ टाइप स्ट्रक्चर देती है, जिससे प्रूनिंग और हार्वेस्टिंग आसान हो जाता है। स्कारलेट गालर का फ्रूट डार्क रेड होता है और इसका मार्केट शेल्फ लाइफ गालर ग्रुप की कई दूसरी वैरायटीज से बेहतर माना गया है। और गेल गालर एक स्लाइटली अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है जो ब्लश रेड फिनिश के साथ रिटेल मार्केट्स में अपीलिंग लगती है। इन वैरायटीज के बीच फर्क सटल हो सकता है, लेकिन ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और रीजनल कंपैटिबिलिटी के लिहाज से ये फर्क बहुत मायने रखता है। अगर आपका ऑर्चर्ड लोअर एलिवेशन पर है या चिलिंग रिक्वायरमेंट रॉयल के लिए पूरी नहीं होती तो गालर ग्रुप एक बहुत मजबूत विकल्प है। लेकिन किसी भी नई वैरायटी को लगाते वक्त कम से कम एक ब्लॉक डेमो जरूर लगाएं ताकि लॉन्ग टर्म रिस्क से बचा जा सके। जब भी कोई नया बाग लगाया जाता है तो पूरा ध्यान जाता है वैरायटीज के नाम, कलर, फ्रूट शेप और यील्ड पर। लेकिन एक चीज जिसे अक्सर अनजाने में नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजिंग ट्रीज की प्लानिंग। एप्पल ट्रीज सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी एक ही वैरायटी के पेड़ एक दूसरे को पॉलिनेट नहीं कर सकते। अगर पास में कोई दूसरी कंपैटिबल वैरायटी न हो तो फूल आकर भी फल नहीं बनते। नॉर्थ इंडिया के कई ऑर्चर्ड्स में आज भी फ्रूट ड्रॉप, पुअर सेट या कम प्रोडक्शन की एक बड़ी वजह यही होती है कि पॉलिनाइजिंग ट्रीज या तो प्लांटेड ही नहीं थे या उनका फ्लावरिंग टाइम मेन वैरायटी से मैच नहीं करता। अब बात करें इफेक्टिव पॉलिनाइजिंग वैरायटीज की। नॉर्थ इंडिया में गोल्डन डिलीशियस को सबसे रिलायबल पॉलिनाइजर माना जाता है। इसका फूलने का समय रॉयल और गाला दोनों के साथ काफी हद तक मैच करता है और पॉलन प्रोडक्शन भी भरपूर होता है। इसके अलावा क्रैब एप्पल्स जैसे कि TRV3 या मंचूरियन क्रैब छोटे कद के होते हैं लेकिन पॉलन क्वांटिटी में काफी रिच होते हैं। इन्हें कई पुराने ऑर्चर्ड्स में लगाया गया है और मॉडर्न सेटअप्स में भी इनका यूज फिर से बढ़ रहा है। ग्रैनी स्मिथ और रेड फ्यूजी को भी कुछ ग्रोअर्स सेकेंडरी पॉलिनाइजर के रूप में लगा रहे हैं, स्पेशली वहां जहां रॉयल ग्रुप की स्पर टाइप वैरायटीज है। ग्रैनी स्मिथ का फोलिएज डिजीज रेजिस्टेंट होता है और इसकी फ्लावरिंग कई बार रॉयल से ओवरलैप करती है। रॉयल ग्रुप की वैरायटीज आमतौर पर अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में फूलती हैं, लेकिन ये समय मौसम और ऑर्चर्ड की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। लो एलिवेशन वाले ऑर्चर्ड्स में फ्लावरिंग थोड़ा अर्ली भी आ सकती है। पॉलिनाइजिंग ट्रीज को ऑर्चर्ड में स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ किनारों पर लगाने से पॉलन पूरे ऑर्चर्ड में नहीं फैलता, इसलिए इन्हें हर छठी या सातवीं रो में या हर 8 या 10 पेड़ों के बाद लगाया जाना आइडियल माना जाता है। कुछ ग्रोअर्स ग्राफ्टेड पॉलिनाइजिंग ब्रांचेस यानी बुके लिम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कम जगह लेते हैं और बहुत प्रैक्टिकल साबित होते हैं। अगर आप ऑर्चर्ड रिप्लांटिंग की सोच रहे हैं या कोई नया प्लांटेशन ब्लॉक डेवलप कर रहे हैं तो पॉलिनाइजिंग ट्रीज को कॉ प्लांटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाइए। वैरायटी का नाम कितना भी फैंसी क्यों ना हो, अगर फ्लावरिंग के वक्त पॉलन नहीं मिला तो पूरा ऑर्चर्ड अंडरपरफॉर्म कर सकता है। तो अब जब हमने रॉयल और गाला ग्रुप की वैरायटीज की सूटेबिलिटी, उनकी सही एलिवेशन जोन्स और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स को समझा और ये भी देखा कि पॉलिनाइजिंग ट्रीज का सही चुनाव कितना जरूरी है, तो बात सिर्फ वैरायटी सिलेक्शन की नहीं रह जाती, बल्कि एक स्मार्ट ऑर्चर्ड प्लानिंग की हो जाती है। हर रीजन, हर ऑर्चर्ड की अपनी इकोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है। रॉयल ग्रुप की वैरायटीज हाई हिल्स में डेकेड से सफल रही है, जबकि गाला ग्रुप ने लो से मिड हिल्स में नई एनर्जी दी है। और इन दोनों के साथ सही पॉलिनाइजर ना हो तो पूरा सेटअप अधूरा रह सकता है। वैरायटी का नाम, उसका रंग या मार्केट हाइप आपको अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन डिसीजन हमेशा अपने ऑर्चर्ड के चिलिंग, फ्लावरिंग विंडो और मैनेजमेंट कैपेसिटी को देखकर ही लीजिए। और जाते जाते एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप ऑर्चर्ड रिप्लांटिंग की सोच रहे हैं या पहली बार कमर्शियल एप्पल प्लांटेशन शुरू करने जा रहे हैं
तो ये फाउंडेशनल समझ आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे मजबूत आधार बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई वैरायटी या जोन स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।